तो जो मुद्रा की स्फीति है, मुद्रा मुद्रा की पूर्ति है, इसमें अगर देखेंगे तो मुद्रा की पूर्ति में तीन तत्वों को शामिल करते हैं। तीन तत्व कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल होंगे? तो उनके नाम हैं केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित निर्गमित विभिन्न मूल्य के नोटों की कुल मात्रा। ठीक है, कुल मात्रा। दूसरा तत्व क्या है? दूसरा है सरकार की ओर से निकाली गई मुद्रा। सरकार की ओर से निकाली गई मुद्रा। ठीक है, और तीसरा है बैंकों में मांग जमा की कुल मात्रा। ठीक है, बैंकों में मांग जमा की कुल मात्रा। दूसरा क्या था सर? क्या बोले सर? बैंकों में मांग जमा की कुल मात्रा, सरकार की ओर से निकाली गई मुद्रा, भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप। ठीक है, M1, M2, M3, M4, ये सुना होगा आप लोगों ने, है ना? ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें जैसे M1 की जब बात करते हैं ना, M1 क्या होता है? M1 का मतलब है जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में मांग जमा राशि प्लस RBI की अन्य जमाएं। ठीक है, M1 होता है। ओके, M2 बराबर क्या होगा फिर? M2 बराबर M1 में जो चीजें शामिल हैं, ये सब कुछ जो शामिल हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ डाक घरों में बचत जमा राशि, M2 हो जाता है। यहीं पर M3 की भी अगर बात करें, M3 की अगर हम बात करें, सर RBI की क्या लिखे हैं? M3 होता है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशि। ठीक है, सावधि जमा राशि। तो M4 क्या है? M1 जो लिखा गया ना सब में, वो ये सब इसमें शामिल रहेंगे M2 M3 में, ध्यान रखना। M4 जब देखेंगे तो M4 मतलब M3 प्लस M3 मतलब M3 में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और M1 मतलब ये होता है, तो ये तीनों चीज़ें भी M4 में शामिल रहेंगी। M3 प्लस डाक घरों के पास सभी जमा राशियां। ठीक है, सभी जमा राशियां। सभी जमा राशियां ये ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। ठीक है, अब इसमें सवाल ये आता है कि ऐसे तो नहीं पूछा जाता है सब कुछ, सबसे ज्यादा तरलता किसमें है? सर्वाधिक तरलता M1 में है।
ठीक है, सर्वाधिक तरलता आपको ये अमाउंट में देखने को मिलेगी। ओके, और सर्वाधिक तरलता होने के कारण ही अमाउंट को क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा कहते हैं या फिर संकीर्ण मुद्रा कहते हैं इसको। लेकिन एक चीज और याद रखना, बैंकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन है इसमें, बैंकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी, बैंकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन है, तो वो है M3। ठीक है, M3 तो क्यों है, मतलब है क्योंकि बैंकों द्वारा इसका उपयोग दीर्घकालिक रूप में किया जाता है ना, बैंकों द्वारा इसका उपयोग दीर्घकालिक रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब कहें तो M3 को हम विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। ओके, M3 को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। अब इसमें अगर हम तरलता की दृष्टि से देखें, तरलता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक तरलता हमने आपको बताई है M1 में है, M1 में सबसे अधिक तरलता देखने को मिलती है। फिर नंबर आता है M2 का, फिर नंबर आता है M3 का, और फिर नंबर आता है M4 का। M4 में सबसे कम तरलता है ना। चलिए, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, है ना। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और ये मौद्रिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन को शामिल करते हुए समस्त बैंकिंग क्रियाकलाप के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण का कार्य करता है ना। मतलब मौद्रिक नीति के निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक बैंकिंग क्रियाकलापों के नियंत्रण, नियमन और निरीक्षण तक का कार्य करता है। और यहां तक कि करेंसी नोट निर्गमन का भी अधिकार RBI के पास है ना। इसके स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है RBI की, 1 अप्रैल 1935। 1935। ठीक है। पहली बार भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी हल्टिन यंग कमीशन ने, है ना। पहली बार भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, हिल्टन यंग कमीशन ने। कब किया था भाई, 1926 में, ठीक है। इसी के बाद फिर एक और कमेटी आती है, केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी, 1931 में इसने भी सिफारिश की, ठीक है, इसने भी सिफारिश की केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर। इन दोनों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इन दोनों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम लाया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लाया गया, मतलब पारित हुआ, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1 अप्रैल
1935 को स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। फिर 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का, है ना। ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, आरबीआई के मुख्यालय की अगर हम बात करें, 1937 से पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। से पहले है, तो बाद में कहाँ होगा? मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय खोला गया। ओके। इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आरबीआई के कार्यों का पर्यवेक्षण आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड करता है। आरबीआई में एक केंद्रीय बोर्ड होता है, उसके द्वारा इनके कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इसमें 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर, इसको लिख लो, आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड कौन कौन होगा? 1 गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होंगे, है ना। इसके अलावा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मतलब भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी होंगे, वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी होंगे। फिर 10 मनोनीत सदस्य होंगे। किसके द्वारा? सरकार का, सरकार द्वारा मनोनीत 10 सदस्य निर्देशक होते हैं ये। ठीक है, ये जो 10 सदस्य मनोनीत हैं ये निर्देशक। ठीक है, प्लस स्थानीय बोर्ड के प्रतिनिधित्व करने वाले, स्थानीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निर्देशक। ठीक है, इतने होते हैं आरबीआई का काम, कार्य। पहली बात तो करेंसी नोटों का निर्गमन, करेंसी नोटों का निर्गमन, एक काम तो ये है, मतलब करेंसी नोटों का को निर्गमित करने का एक अधिकार प्राप्त है आरबीआई को, है ना। 1 रुपए की बात जहां आएगी, 1 रुपए का नोट कौन छापता है? वित्त मंत्री का उसका हाँ, 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय, कहीं छोटा सा लिख लो, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इस पर हस्ताक्षर भी वित्त सचिव का होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर भी होता है 1 रुपए के नोट पर। सर, ये वित्त सचिव कौन होते हैं? हैं? कोई ब्यूरोक्रेट होंगे फिर। ठीक है, करेंसी नोटों के निर्गमन में आरबीआई क्या करता ना, न्यूनतम कोष प्रणाली व्यवस्था का पालन करता है, न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, इस मामले में आरबीआई द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली व्यवस्था का पालन किया जाता है, मतलब नोटों को निर्गमित करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को आधार बनाया जाता है। अब न्यूनतम कोष प्रणाली होती क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली वर्तमान में यही प्रचलित है, नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है अभी वर्तमान में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, लिखिएगा, जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे, जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को या आरबीआई को
200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है। सर पीछे के बाद क्या बोले? आरबीआई को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण, 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए मूल्य का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा शामिल है। काम क्या है भाई आरबीआई का? मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति का संचालन, ओके, कीमतों को स्थिर रखना है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है कि कैसे रखना है। इन सब चीजों के लिए मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई करती है। बात समझे? लिखना है क्या? अगला, और क्या काम करती है आरबीआई? साख नियंत्रण, साख नियंत्रण का भी काम करती है आरबीआई, है ना। मतलब आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है, विशेषीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा साख की मांग और पूर्ति, ये सारी चीजें आरबीआई के द्वारा ही की जाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आरबीआई साख सृजित नहीं करता है ना। आरबीआई साख सृजित नहीं करता, बल्कि साख नियंत्रण करता है। ठीक ना, बात समझे? तो साख सृजन का काम कौन करता होगा? साख सृजन का काम करते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों का काम है साख का सृजन करना। ठीक है, सर सृजित का मतलब? बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है। ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है ना। जो अच्छा किसके लिए करता होगा फिर? सभी सूचीबद्ध और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता माना जाता है। ये चाहे तो लिख सकते हैं, सभी बैंकों का अंतिम ऋणदाता है आरबीआई। ठीक है, फिर भारतीय बैंकिंग को विनियमित करना, भारतीय बैंकिंग को विनियमित करना भी आरबीआई का काम है। भारत के बैंकिंग सिस्टम को विनियमित करता है। मतलब कहने का है कि बैंकों के संचालन के लिए मानदंड निर्धारित करने का काम किसका है? आरबीआई का है ना। बैंकों के संचालन के लिए मानदंड, है ना, निर्धारित करता है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण हो, या फिर परिसंपत्तियों की तरलता, या हो शाखा विस्तार, या फिर बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने का काम हो। ठीक है, लाइसेंस जारी करना, या फिर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की बात आए, या फिर किफायती बैंकिंग सेवा उपलब्ध करने की बात आए, ये सभी काम आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये सरकार का भी बैंकर है, सरकार का बैंकर है ये। ठीक है, सरकार का बैंकर मतलब सरकार का बैंकर भी है, एजेंट भी है, सलाहकार भी है। ठीक है,
केंद्र और राज्य सरकार के खातों को प्रबंधित भी करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को प्रबंधित करने का काम भी आरबीआई करता है। बात समझे? और क्या काम है? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और प्रबंधन, ये भी काम है आरबीआई का। विदेशी विनिमय दर का विनियमन, विदेशी विनिमय दर का नियमन, ये भी काम है। कृषि वित्त की व्यवस्था भी इसका काम है ना? ठीक है भाई। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है पता है? मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, एक होती है गुणात्मक और एक होती है मात्रात्मक, है ना? जब हम गुणात्मक की बात करेंगे, गुणात्मक नीति की बात करते हैं, तो इसमें किनको शामिल करते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो गुणात्मक में हम सीमांत आवश्यकता को शामिल करते हैं। सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव, ये तो हमारा गुणात्मक है। जब हम मात्रात्मक नीति की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या शामिल करते हैं? मात्रात्मक नीति के अंतर्गत हम देखेंगे तो बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, सीआरआर, एसएलआर, बात समझे, और ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। साथ ही जी सर। बैंक दर, रेपो रेट या रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, एसएलआर का फुल फॉर्म लिखिएगा, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओएमओ, ओएमओ क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। देखिए सीमांत आवश्यकता के बारे में, तो सीमांत आवश्यकता क्या होती भाई? सीमांत आवश्यकता का मतलब क्या है कि वाणिज्यिक बैंक मतलब से कोई अगर ऋण लेने आता है तो उस समय जमानत के बदले बैंक वाले ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ संपत्ति हो सकती है, वो संपत्ति जमानत के रूप में रहेगी, ठीक है, याद रखना। और ये जो जमानत का मूल्य होगा ये जो जमानत का मूल्य होगा वो स्वीकृत मूल्य से अधिक होगा। सर तो उससे कम का मिलेगा तभी ना। ध्यान रखना है कि जो जमानत का मतलब ये है जो जमानत का मूल्य है वो स्वीकृत ऋण से अधिक रहेगा, ये आपको याद रखना है। जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होगा। एक चीज, जमानत के रूप में जो संपत्ति रखी रहेगी और उसी के आधार पे जो ऋण रहेगा, जो ऋण दिया जाएगा, इनके बीच में जो अंतर है उसी को हम सीमांत आवश्यकता बोलते हैं। मतलब जमानत का मूल्य और बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण के बीच में जो अंतर आता है उसी को सीमांत आवश्यकता कहते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को आरबीआई बढ़ाना चाहता है वहां पर सीमांत आवश्यकता को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? बढ़ाना। अरे घटाना होता है, वो घटा देता है,
अरे पहले सीमांत आवश्यकता जमानत और स्वीकृत ऋण के बीच में अंतर रहा है 5 रुपए का। अब नियम आ गया, वही 5 रुपए का अंतर ही सीमांत आवश्यकता है। अब बोला गया अच्छा ये है कि जो जमानत का मूल्य होगा और स्वीकृत ऋण होगा, इनके बीच का अंतर 2 रुपए का होगा, तब ना लोग टूट पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग क्या है भाई? साख की राशनिंग का मतलब है, इसमें आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। ठीक है ना? मतलब ये है, एक कोटा निर्धारित होता है कि इससे ज्यादा आप ऋण नहीं दे सकते हैं, बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो, आरबीआई कोटा निर्धारित कर देती है, कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं देना होता है वाणिज्यिक बैंकों को, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया रहता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई विभेदात्मक ब्याज की दर नीति अपनाकर प्राथमिकता जो प्राप्त क्षेत्र होते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ब्याज दर कम करके ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकता है। मतलब आरबीआई क्या करता है, इसमें जो भी नीति है, विभेदात्मक ब्याज दर नीति का मतलब है कि अगर कोई गाड़ी बंगला खरीदने के लिए, गाड़ी वाड़ी खरीदने की बात करता है, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना? कोई अपना पढ़ाई के लिए करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कर रहा है, अगर लोन ले रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये क्या है, तो प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र हैं उनके लिए कम ब्याज दर होगा, और कोई वैसा कुछ काम करना है तो उसके लिए अच्छा खासा ब्याज है। ठीक है? तो Yes. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ब्याज दर को कम करके ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है ना? और ब्याज दर की यहीं पर उल्टा कर दें कि ब्याज दर को अगर बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र के लिए भी ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा उस क्षेत्र में ऋण का प्रवाह कम ही रहेगा, है ना? प्रभाव, ये नैतिक प्रभाव क्या होते हैं? नैतिक प्रभाव अगर देखें तो ये भी अन्य, मतलब आरबीआई के द्वारा ही अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किया गया एक, बोल सकते हैं, उपदेश हो सकता है, गाइडलाइंस, है ना? गाइडलाइंस जानते होंगे। दबाव का मिला जुला रूप होता है ये, जो नैतिक प्रभाव है। मतलब ये बोलें, इसमें विचार विमर्श हो सकता है, पत्र अभिभाषण हो सकता है, बैंकों को संकेतात्मक संदेश के माध्यम से व्यवहारिक रूप दिया जाता है। ठीक है? ये नैतिक प्रभाव होते हैं। लिखिएगा बैंक दर के बारे में, वह दर जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है? इसके द्वारा, रिपीट कर दीजिए ना। वह दर जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है? लिखिएगा, इसके द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है? ये जो बैंक दर होता है ना, बैंक दर के माध्यम से आरबीआई, जो व्यापारिक बैंक होते हैं ना,
उनकी साख सृजन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है। और मुद्रा स्फीति की स्थिति अगर है तो उस स्थिति में क्या होता है, बैंक दर को बढ़ाया जाता है। मुद्रा स्फीति वाली स्थिति में बैंक दर को बढ़ाया जाता है, और अगर मंदी वाली स्थिति है तो बैंक दर को घटाया जाता है। मत समझे, मतलब बैंक दर को बढ़ाने का काम मुद्रा स्फीति के टाइम पे आएगा, मंदी के समय पे बैंक दर को घटाने का काम होता है। अगर बात कर लें बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। अब बैंक दर में वृद्धि अगर कर दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ब्याज दर में भी वृद्धि होनी तय है ना, यही होगा। जी सर। अब अगर ब्याज दर में वृद्धि हो रही है तो जो निवेशक होंगे या जो ऋण लेने वाले लोग होंगे वो बैंकों के पास कर्जा लेने नहीं जाएंगे, बल्कि जो मार्केट में पैसा रखा हुआ है वो पैसा उठ के बैंक में जमा होने के लिए पहुंच जाएगा, है ना। अब अगर कोई ऋण लेने नहीं जाएगा, मार्केट में भी पैसे की कमी है, तो मार्केट में पैसा अगर तरलता की कमी है, सीधी सी बात है, परचेजिंग पावर पैरिटी उनकी प्रभावित होगी। लेकिन निवेशक अगर वहां से ऋण नहीं लेते हैं, मतलब अगर ब्याज दर में बैंक दर में वृद्धि हो रही है तो ऋण में कमी होगी, और ऋण में जब कमी होगी तो बाजार या अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी, है ना। जी सर। तरलता में कमी आई तो डिमांड में भी कमी आएगी, क्योंकि पैसा नहीं है। और डिमांड में अगर कमी आई तो क्या होगा, वस्तु और सेवा की कीमत में भी कमी आएगी। वस्तु और सेवा की कीमत में अगर कमी आती है तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाती। क्लियर। जी सर। बैंक दर बढ़ने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अगर बैंक दर में कमी कर दी जाए तब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, है ना। इसमें क्या होगा, बैंक दर में कमी करने पर जो वाणिज्यिक बैंक होंगे आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे। ठीक है, अधिक मात्रा में दीर्घकालीन ऋण लेंगे। फिर बैंकों के पास तरलता में वृद्धि आएगी। बैंक दर में कमी है तो ब्याज दर में भी कमी होगी। अब ब्याज दर में कमी होगी तो निवेशक, जो ऋण लेने वाले लोग होंगे, वो बैंक के पास लाइन में खड़े हो जाएंगे, भैया हमको भी कर्जा चाहिए, है। और जिनका पैसा बैंक में जमा होगा वो भी अपना निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तरलता में वृद्धि होने की वजह से लोगों के पास पैसा है भाई, तो परचेजिंग पावर पैरिटी में वृद्धि होगी, डिमांड बढ़ेगी उनकी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तु और सेवा की कीमत में भी वृद्धि होगी। वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि अगर हुई तो इसका मतलब है जो मंदी की स्थिति है या अवस्फीति वाली स्थिति है अर्थव्यवस्था में, वो कंट्रोल में होने लगेगी। बात समझे। अब यही चीज सब में होगा। रेपो रेट में वृद्धि और कमी होने पर भी ऐसी ही कंडीशन होती है। ट्रिपल आर में भी वृद्धि कमी होने पर ऐसे ही होता है, सीआरआर में भी, एसएलआर में भी, ओएमओ में। ठीक है, लिखिएगा, वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। ठीक है, तरलता के बाद क्या है? तरलता की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करता है, मात्रा जारी करता है। ठीक है, इस पर मतलब रेपो दर पर, इस पर आरबीआई LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट
फैसिलिटी के तहत बैंकों को, सर आरबीआई के बाद क्या बोले? आरबीआई, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, के तहत बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ओवरनाइट ओवरनाइट तरलता या ऋण प्रदान करता है। ठीक है, मतलब रेपो दर क्या है? एक अल्पकालिक ऋण है जो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है। ओवरनाइट क्या जैसा क्या था? ओवरनाइट तरलता या ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अब रेपो दर में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा? रेपो दर में वृद्धि कर दी जाएगी तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं, रेपो दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? कम मात्रा में आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेंगे, है ना? बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आई तो ब्याज दर में भी वृद्धि होगी, ब्याज दर में वृद्धि हुई, बैंकों के पास ब्याज दर में वृद्धि होती है तो निवेशक या परिवार वाले जो होते हैं वो ऋण के लेने के पास में भी नहीं फटकते, है ना? ऋण कम मात्रा में लेंगे और उससे क्या होगा? तरलता में कमी आएगी, तरलता में कमी आई तो लोगों के डिमांड में भी कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी तो वस्तु और सेवा की कीमत में भी कमी आएगी। अगर इनकी कीमत में, मांग में कमी आती है तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। मतलब किसी भी चीज में, इनमें से किसी भी चीज में वृद्धि क्या करेगी? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी। सारी चीजों में कमी करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। अगर इनमें कमी हो रही है, कमी की जा रही है, तो इसका मतलब है ब्याज दर, ऋण, ब्याज दर, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, डिमांड, वैल्यू, उनकी प्राइस, मूल्य में वृद्धि होती चली जाएगी और जिससे कि मंदी की स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, इनमें से किसी में भी वृद्धि करने पर बाकी चीजों में कमी नजर आएगी, कमी होने पर उन सब चीजों में वृद्धि नजर आएगी। बात समझे? अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ट्रिपल आर क्या होता है भाई? सर रिवर्स आप लिखिए ना, हाँ, लिख के छोड़ दिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई को ऋण लेने की बैंकों से जरूरत नहीं है। ठीक है, आरबीआई ये ट्रिपल आर के रूप में बैंकों से कोई ऋण नहीं लेता है, बल्कि क्या है ना कि अर्थव्यवस्था से तरलता को कम करने के लिए एक उपाय अपनाता है और उपाय ये है कि सरकारी प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को बेचता है। ठीक है, जिसके बदले में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के द्वारा ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, वो एक मौद्रिक नीति के तहत शामिल है, आरबीआई की मौद्रिक नीति में शामिल है। ठीक है, वो सिर्फ मार्केट में, अर्थव्यवस्था में तरलता को क्या करता है? कम करने के लिए एक उपाय अपनाता है ट्रिपल आर के रूप में। ठीक है, इसमें भी वही होगा, वृद्धि करने पर, जो पहले वृद्धि करने पर हो रहा था, इसमें भी कमी करने पर वही चीजें होंगी जो पहले हो रही थी। लिखिएगा ट्रिपल आर के बारे में। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत वाणिज्यिक बैंकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋण पर ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, रिपीट कर दीजिए ना। वह दर जिस पर आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत वाणिज्यिक बैंकों को
उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋण पर ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, वैसे आरबीआई ऋण लेता नहीं किसी से। वो अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां, जो अपनी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं ना, वो वाणिज्यिक बैंकों को बेचता है। क्यों? अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना है। उसके बदले में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई ब्याज का भुगतान करता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमें याद रखना। अच्छा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही अल्पकालिक ऋण है, ये भी याद रखना है। ठीक है, समझ गए? अब ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर क्या होगा, वही बातें हैं। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? अच्छा, रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि हो जाए, मतलब कि आरबीआई ब्याज का भुगतान कर रही है ना वाणिज्यिक बैंकों को, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल आर में अगर वृद्धि हुई है तो ज्यादा मात्रा में आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज मिलेगा, है ना? यही ना होगा जी सर। भाई। बैंक वाला हमको हमारी जमा राशि पे 10 की बजाय 20% देने लग जाए, तो जो पैसा कौड़ी रखा होगा कहीं गाड़ के या कहीं मटका उटका में, चाय के डिब्बा में, चावल में, आटा में, जहां कुछ रखा होगा सब निकालेंगे, ले जाके बैंक में डालेंगे। अब ब्याज मिलेगा हमको, सारा पैसा निकाल के जेब सब खंगाल डालेंगे पूरा, कहीं किताब कॉपी में पड़ा होगा वो भी निकाले जाएंगे, जमा कराएंगे। तो बैंक वाला भी तो यही काम करेगा ना भाई, आरबीआई से ऊंची कीमत पे उसको ब्याज मिलेगा। तो क्या करेगा वाणिज्यिक बैंक वाला? सारा का सारा पैसा ले जाकर झोंक देगा वहीं पे, है ना? ऐसे करेगा। अधिक मात्रा में अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराएंगे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को, बात समझे? क्योंकि उनको ब्याज मिलेगा, ऊंची ब्याज मिलने वाली है। इससे क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी। फिर वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? अधिक मात्रा में अल्पकालीन ऋण आरबीआई को उपलब्ध करवाएंगे। इससे क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों में तरलता में कमी आएगी। फिर तरलता में कमी आएगी तो ब्याज दर में वृद्धि भी करेंगे, है ना? बैंक ब्याज दर में वृद्धि करेंगे। ब्याज दर में वृद्धि करेंगे, निवेशक नहीं आएंगे ऋण लेने। जमा करने वाले आएंगे लेकिन निवेशक नहीं आएंगे, ऋण लेने वाले नहीं आएंगे पास में। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आई तो डिमांड में कमी आई, डिमांड में कमी आई वही हाल है, वस्तु और सेवा की कीमत में भी कमी आएगी। और इनकी जब कीमत में कमी आएगी तो क्या हो जाएगा? मांग और कीमत में कमी से मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, अंत में हमें यही एक चीज याद रखनी है कि इनमें वृद्धि हो तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, इनमें कमी होगी तो मंदी को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, अब नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? सीआरआर क्या होता है? नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये क्या है भाई? लिखिएगा, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं का वह अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं का वह अनुपात जो आरबीआई के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। ठीक है, याद रखना सीआरआर हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जो सीआरआर है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बल्कि समय समय से इसमें परिवर्तन भी होता रहता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है भाई, समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। ओके, सीआरआर के बारे में ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, और ये जो सीआरआर होता है ये बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह काम करता है।
बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच के रूप में काम करता है। एक चीज और याद रखना, सीआरआर पे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के द्वारा कोई ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, ये सब लिखना है क्या? सर वो ब्याज कभी लेता ही नहीं है क्या? तो सीआरआर पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें भी वृद्धि करने पर वही हाल होगा जैसे पहले देखा हम लोगों ने। कमी करने पर वही होगा जो पहले हमने पढ़ रखा है। एक और आता है एसएलआर। एसएलआर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात ये क्या है भाई? इसको वैधानिक तरलता अनुपात भी बोलते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है लिखिएगा। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद स्वर्ण और अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में नकद के बाद क्या था सर? स्वर्ण और अल्पकालीन अभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। सीआरआर जहां आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वहीं एसएलआर को बैंक वाले अपने पास रखते हैं। एक निश्चित रेशियो होता है। ठीक है ना? प्रतिभूतियों के रूप में सर। हाँ, उसके बाद क्या बोलूं? संरक्षित रखना होता है। ठीक है, इसमें भी समय समय से परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो सीआरआर में भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है, एसएलआर में भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है। सर ये सीआरआर नहीं, वैसे बता दिए हैं। तो एसएलआर अब बैंक वाले मतलब वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं और सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। अब यहां पर भी वही हाल होगा, एसएलआर में वृद्धि होगी, मतलब एसएलआर में भी याद रखना समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। एसएलआर में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? वही सारी चीजें जो पहले हुई हैं, पहले वृद्धि में हुई थी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। एसएलआर में कमी होगी तो वही सारी चीजें कम होंगी, वही सारी चीजें होंगी जो पहले हुई हैं। मंदी में कमी आएगी, मंदी को नियंत्रित किया जाएगा, है ना? मंदी या मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, अब एक और है ओएमओ, खुले बाजार की क्रिया। ये क्या होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। लिखिएगा इसमें। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों आता है लिखने। ठीक है, ट्रेजरी बिल और अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, हो गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे खरीद खरीद फरोख्त चलती है खुले में, है ना। ये कोई खरीद बिक्री नहीं होती है बाजार में। ये सिर्फ सरकार और आरबीआई के बीच में होती है, ठीक है। ये सरकार और आरबीआई के बीच में होती है, सर ठीक है। हाँ, तो ये हमें याद रखना है। एक चीज लिख लीजिएगा, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या अवशोषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हो गया। मतलब अगर कहें कि जब आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियों का मतलब क्रय करता है, जब आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय करता है, उस समय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि होती है जब आरबीआई बाजार से क्या करता है, प्रतिभूतियों को खरीदता है, क्रय करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार भी होता है इसी समय। अब इसका उल्टा हो जाएगा जब विक्रय होगा उसका, ठीक है। जब प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो उस समय क्या होगा, तरलता में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन होता है। तो खरीदारी आरबीआई द्वारा क्रय करने पर वृद्धि होती है और विक्रय करने पर कमी आती है। ओके, हो गया। जी सर। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज और कर दीजिए ना सर। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक आधार दर है ये। एक ऐसा आधार दर है जिसके नीचे किसी भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। एक तो ये जो अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देने के लिए तैयार रहता है। दूसरा, ये एक बेस है, एक आधार दर होता है कि जिसके नीचे किसी भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और तो लिखना नहीं? इसमें एक चीज और याद रखना, ये चाहे तो लिख लो, प्राइम लैंडिंग रेट स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित होता है, स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। एक होता विभेदात्मक ब्याज दर। ये क्या होता है? क्या बोले, बैंक द्वारा? इसके अंतर्गत बैंक द्वारा अपने समग्र ऋण का इसके अंतर्गत बैंक द्वारा अपने समग्र ऋण का कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्ति, ठीक है, और कम आय वाले व्यक्तियों को 4% वार्षिक ब्याज दर पर आवंटित किया जाता है, ठीक है। हो गया। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई 1972 में, ठीक है। ठीक है भाई। जी सर। गठित समितियां, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समितियां लिखिएगा। गोईपोरिया, एक तरफ लिखिए समिति का नाम,
समिति का नाम एक तरफ लिख लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए उद्देश्य। ठीक है, समिति में लिखिए गोइपरिया समिति। गोइपरिया किससे संबंधित है? ग्राहक सेवा सुधार। ठीक है, ऐसे। ए घोष किससे संबंधित है? बैंकों में धोखाधड़ी रोकना। सर ये सब समिति का नाम है। धोखाधड़ी रोकना। इंसान है क्या? पी आर नायक। पी आर नायक समिति है। देखो समिति का नाम लिखे ना ऊपर, तो पी आर नायक समिति है। क्या काम था? लघु मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर एस तारापुर। तारापुर विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पूंजी खाता परिवर्तनीयता। ठीक है, आर वी गुप्ता। आर वी गुप्ता समिति ये संबंधित है कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार से संबंध। ठीक है, फिर वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार। है ना। फिर पी आर खन्ना समिति। पी आर खन्ना समिति ये क्या है? गैर निष्पादक परिसंपत्ति की रूपरेखा में परिवर्तन। पी आर खन्ना समिति होगी भाई। बाप रे। दीपक पारेख समिति। दीपक पारेख ये किससे संबंधित है? आधारित संरचना के वित्तीय मामलों में सुधार। ठीक है, वित्तीय मामलों में सुधार। आधारित नहीं भाई, आधारित है। ठीक है, फिर डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव ये मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह। ठीक है, फिर दामोदरन समिति। दामोदरन समिति बैंकिंग सेवा में सुधार। ऊपर देखो ग्राहक सेवा में सुधार था और ये बैंकिंग सेवा में सुधार है।
है ना, बैंकिंग सेवा में सुधार। अब बिमल जालान समिति, बिमल जालान, ये कैसे? नए बैंकों के परमिट के लिए, नए बैंकों के परमिट के लिए आवेदनों की, प्राप्त आवेदनों की समीक्षा। ठीक है। उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल समिति, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करना, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करना व सशक्त करना। ठीक है। एक समिति है उषा थोराट, उषा थोराट। उषा थोराट समिति किससे संबंधित है? देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना, कराना है भाई, करना नहीं, कराना है। ठीक है। नचिकेत मोर नाम है, समिति है। निम्न आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। ठीक है। एक आता दीपक मोहंती समिति, मोहंती समिति, वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करना, है ना, कार्य योजना तैयार करना। अनुसूचित बैंक लिखिएगा तो, अनुसूचित बैंक वह बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। थोड़ा और स्पीड कर दीजिए। गैर अनुसूचित बैंक क्या हो जाएंगे? तो इसलिए अनुसूचित बैंक बोला जाता इसलिए इसे अनुसूचित बैंक बोला जाता है। ठीक है। अब गैर अनुसूचित क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझे? जी है। सर। जो रिजर्व बैंक से शामिल नहीं होगा फिर। पहले लिख लीजिए IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको बोलते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना हुई है 1964 में। ठीक है। काम क्या है इसका? सीधी सी बात है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है तो उद्योगों से ही संबंधित काम करेगा। तो लिख लीजिए औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता, वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। और ये जितने भी होते हैं ना, सबको प्रत्यक्षता वित्तीय सहायता प्रदान करता है IDBI।
ठीक है। 1976 में सरकार के स्वामित्व, सरकार को स्वामित्व मिला, इसे लिख सकते हैं। दूसरा बैंक है सिडबी, पूरा नाम लिखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्थापना हुई 1990 में। ठीक है, सिडबी है। इसका काम क्या था? छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, ठीक है, वित्त पोषण, विकास, ठीक है, में सहायता करना, वित्तीय सहायता, है ना। एक फिर आता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना कब हुई? 1982 में। याद रखना, ये जनता को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे तौर पे जनता को ऋण नहीं उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। सर फिर से बोल दीजिए तो इसे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, ठीक है ना। जी सर। काम क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु, कृषि ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था, उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था, ठीक है। लेकिन ये आम जन को नहीं देता है ऋण, ठीक है। ये किसको देता पता है? लिख लीजिए, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, को बैंक को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। ओके, बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। और इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? नाबार्ड के पास। तो याद रखना है कि नाबार्ड के पास जो पैसे आते हैं वो भारत सरकार से भी आते हैं, विश्व बैंक से भी, और भी अन्य एजेंसियां जो होती हैं उनसे भी इसके पास पैसे आते रहते हैं। अब सरकार इसके पास पैसा, इसके लिए पैसा कैसे जुटाती है? सरकार इसके लिए क्या पैसा छापती है या कोई और उपाय है? तो सरकार क्या करती है ना, बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, इसके लिए ऋण पत्र जारी करती है सरकार। ओके, गारंटी शुदा होते हैं वो सब, बॉन्ड और ऋण पत्र जारी करके भारत सरकार इसके लिए पैसे का इंतजाम करती है, ठीक है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना हुई है 1975 में। कहाँ कहाँ हुई थी? जयपुर, मालदा, गोरखपुर, भिवानी और मुरादाबाद। 1975 में ये 5 जगहों पर इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या था इसका? काम लिख लो तो, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को
कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना और ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादन की गतिविधियों में लगाना। ठीक है, ओके, हो गया। यस सर। ठीक है, के बाद क्या लिखेंगे? देखें स्वामित्व। ठीक है, अगर हम स्वामित्व की बात करें आरआरबी में, तो जैसे भारत सरकार अनुपाते राज्य सरकार अनुपाते प्रवर्तक बैंक, इस तरीके से इसमें होता है। ठीक है, आरआरबी के मामले में तो 50% तो भाई भारत सरकार का स्वामित्व होता है इसमें, 15% राज्य सरकार का होता है, जिस राज्य में अग्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चल रहा है। ठीक है, वहां की बात हम कर रहे हैं। बाकी 35% हिस्सा प्रवर्तक बैंकों का होगा। ठीक है, स्वामित्व होगा। बात समझे? जिस राज्य में बैंक चला होगा उसी राज्य की बात है, दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके, यस सर। जी सर। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, केलकर समिति। केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर, केलकर समिति की सिफारिश के लिखना आधार, है। हाँ, केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 के बाद कोई नया आरआरबी नहीं खोला गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। जी सर। जी सर। लिखिए सहकारी बैंक। राज्यों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों द्वारा स्थापित। ठीक है, और सहकारी बैंक ना जिस भी राज्य में होते हैं उस पर उन्हीं राज्यों के नियम लागू होते हैं। ठीक है, याद रखना। सहकारी बैंक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्तर के हम बोल सकते हैं। एक होता है राज्य, तो ये राज्य सहकारी बैंक है। राज्य सहकारी बैंक लिख लीजिए, राज्य में शीर्ष संस्था होगी, है ना। राज्य सहकारी बैंक जो होगा राज्य में शीर्ष संस्था होगा, सहकारी बैंक के मामले में बोल रहे हैं। दूसरा आता है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, ये जिला स्तर पर कार्य करती है, जिला स्तर पर कार्य करती है। और एक होती है प्राथमिक ऋण समिति, ये क्या करती हैं? ये ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, सर ये जैसे जो तेजड़िया है ना, जिसको बुल बोलते हैं, और एक मंदड़िया है जिसको बियर बोलते हैं। जो तेजड़िया होता है ना, वो शेयर मार्केट को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। बात समझे? और जो मंदड़िया होता है, जो बियर होता है, वो शेयर मार्केट को नीचे रखने का प्रयास करता है।
ठीक है। तो जो तेजड़िया लोग होते हैं ना, बुल जिसको हम बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आने वाले समय में शेयर मूल्यों में होने वाली वृद्धि की सोच के साथ, मतलब जो आने वाला समय है उसमें शेयर मूल्य में वृद्धि होने वाली है, ऐसा उनके पास विचार है। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो वो शेयर की तत्काल बिक्री रोक देंगे, शेयर की तत्काल बिक्री रोक देंगे, या फिर कम कीमत पर, वर्तमान की जो कम कीमत है उस पर शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है। जो तेजड़िया लोग होते हैं ना, शेयरों की खरीद बड़ी मात्रा में करते हैं, शेयरों की खरीद बड़ी मात्रा में करते हैं, और इस वजह से ही शेयरों में उछाल आता है, शेयरों की कीमत में उछाल आता है। हमने बताया ना, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है फिर, है ना। जी सर। जी सर। वही मंदड़िया क्या काम करेंगे, जो मंदड़िया है जिसको बियर बोलते हैं, वो आने वाले समय में गिरावट, शेयर मार्केट में गिरावट की सोच के कारण क्या करेगा, तेजड़िया खरीद रहा था ये बेचना शुरू करेगा, है ना। शेयरों का विक्रय बड़ी मात्रा में करता है, ठीक है। इससे शेयर पूर्ति बढ़ जाती है, और शेयर पूर्ति बढ़ने से क्या होता है, शेयर की कीमतें गिरने लगती हैं। बात समझे। एक शब्द और आता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग एक शब्द होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये कौन होते हैं, जैसे मान लो कोई एक आदमी है जिसके पास किसी कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखी हुई हैं, ठीक है। अब वो गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति क्या करे, शेयरों का क्रय विक्रय करने लग जाए। बात समझे। तो उसी के व्यापार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब किसी भी कंपनी की गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति जब शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो उसके इस व्यापार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। एक और शब्द ऐसे होता है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग क्या चीज है, राउंड ट्रिपिंग क्या होती भाई, ऐसे समझो कि जैसे पैसा है और पैसा देश से बाहर चला जाए, ठीक है। पैसा देश से बाहर गया है, और हो सकता है वो देश से बाहर इस वजह से गया क्योंकि टैक्स वैक्स का मामला था, टैक्स बचाना था, ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होता है कहीं, तो देश से बाहर चला गया। फिर बीच में क्या हुआ, एक टैक्स को लेकर एक समझौता हो गया, ठीक है। अब उस टैक्स के समझौते का लाभ उठाकर वही पैसा जो आपने अभी विदेश में रखा था, उसी पैसे को लेकर अपने देश में आ जाओ, या फिर अपने देश में सीधे ना आकर आप किसी दूसरे देश के माध्यम से अपने देश में इन्वेस्ट करवा दो उसे। ये क्या हो जाएगा, राउंड ट्रिपिंग। मतलब ऐसा सिंपल सा देखें कि देश से बाहर गया हुआ जो धन कर समझौते का लाभ उठाकर किसी अन्य देश के माध्यम से निवेशित कर उसे वैध, मतलब पैसे को वैध बनाने की प्रक्रिया ही राउंड ट्रिपिंग कहलाती है, ठीक है। ये एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है। क्या है, जोखिम प्रबंधन रणनीति होती है, ठीक है ना। किसी भी मामले में, वो चाहे कमोडिटी हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे प्रतिभूति हो, इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव से होने वाली जो नुकसान है उसकी संभावना को सीमित किया जाता है या समायोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो निर्यातक और आयातक होते हैं, निर्यातक और आयातक विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उतार चढ़ाव से उत्पन्न जो हानियां होती ना, उनसे खुद को सुरक्षित रखने का काम करते हैं।
ठीक है, मतलब अगर बोला जाए तो जोखिम प्रबंधन की एक ऐसी रणनीति जिसके माध्यम से कमोडिटी मुद्रा प्रतिभूति की कीमतों में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की संभावना को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, या फिर आयातक और निर्यातक क्या करेंगे? आयातक और निर्यातक विदेशी विनिमय दरों से होने वाले उतार चढ़ाव से उत्पन्न हानियों से खुद को सुरक्षित रखते हैं। ये हेजिंग है, हेजिंग सिस्टम है। ओके, इसी में एक और शब्द आता है ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी या फिर ब्लू चिप शेयर, ब्लू चिप कंपनी या ब्लू चिप शेयर, ये कौन होती हैं? मतलब वो कंपनियां जो लगातार लाभ ही कमा रही हैं और भविष्य में भी उनके लाभ की ही संभावना है। बात समझे? लगातार लाभ कमा रही कंपनियां जिनके भविष्य में भी लाभ कमाने की संभावना बनी हुई है, वो ब्लू चिप कंपनियां हैं। ठीक है, और ब्लू चिप कंपनियों के द्वारा जो जारी किए गए शेयर होते हैं उन्हीं को ब्लू चिप शेयर कहा जाता है। बात समझ आई? जी सर। ओके।